विद्यार्थी मित्र, देवियों और सज्जनों, आज के व्याख्यान का विषय है भाषा की परिभाषा और उसकी विशेषताएं। मैं हूं डॉक्टर शिवाजी उत्तम चौरे, अध्यक्ष हिंदी विभाग, प्राध्यापक संभाजीराव कदम महाविद्यालय देवोर। इस व्याख्यान में भाषा की भारतीय और पाश्चात्य परिभाषाओं का विवेचन करेंगे। मूलतः भाषा वैज्ञानिकों के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसका आरंभिक रूप क्या था, भाषा विकसित कैसे हुई, भाषा परिनिष्ठित कैसे हुई, इस संदर्भ में लगातार खोज, अन्वेषण, अनुसंधान जारी है। अब तक जो कुछ तथ्य हमारे सम्मुख उपस्थित है, उन तथ्यों के आधार पर भाषा की परिभाषा और उसकी विशेषताओं का विवेचन करेंगे। मूलतः भाषा जो है वह मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार वह अपने विचार दूसरों को सुनाना चाहता है, उसी प्रकार दूसरों के विचार भी सुनना चाहता है। आत्माभिव्यक्ति की यह इच्छा मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। आत्माभिव्यक्ति की इस इच्छा ने ही भाषा को जन्म दिया है। मनुष्य के विचार विनिमय के अनेक साधनों में भाषा एक महत्वपूर्ण साधन है। इस भाषा के व्यापक एवं सीमित अर्थ कौन से हैं? भाषा की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? कौन से भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा को परिभाषित किया है? भाषा की सबसे व्यापक परिभाषा कौन सी है? भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? इस संबंध में जो कई सिद्धांत प्रचलित है, उसका संक्षिप्त परिचय इस व्याख्यान में प्रस्तुत करेंगे। मनुष्य जो है विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है। भाषा की परिभाषाएं जो है इसी आधार पर प्रस्तुत की गई है। भाषा की परिभाषाओं का अध्ययन करने से पहले हमें मनुष्य की विचार विनिमय के विभिन्न साधन, भाषा के व्यापक तथा सीमित अर्थ से परिचित होना आवश्यक है। व्यापक अर्थ भाषा का क्या है? भाषा के इस अर्थ में वे सभी साधन आ जाएंगे जिनके द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। इन साधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: स्पर्शग्राह्य, नेत्रग्राह्य तथा श्रवणग्राह्य। स्पर्शग्राह्य साधन कौन से हैं? इसके अंतर्गत वे साधन आते हैं जिनके द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करते समय स्पर्श का सहारा लेता है। जैसे पुलिस का खतरा होने पर एक और दूसरे का हाथ दबाकर बिना बोले ही उस खतरे का संदेश उसे दिया जाता है। इस प्रकार स्पर्श से ही वे आपस में विचार विनिमय कर लेते हैं। नेत्रग्राह्य इस वर्ग के अंतर्गत वे साधन आते हैं जिनके द्वारा व्यक्त विचार विनिमय करते समय संकेतों का सहारा लिया जाता है और यह संकेत आँखों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। श्रवणग्राह्य साधनों में बोली भाषा आती है। शब्दों के उच्चारण के जरिए जो कुछ सामने वाला बोल रहा है उसे सुनकर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। सीमित अर्थ में भाषा क्या है? सभी साधनों को भाषा मानने से उसके अर्थ में अतिव्याप्ति हो जाती है, जो भाषा के वैज्ञानिक अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। वस्तुतः भाषा का अपना सीमित अर्थ है
उसको वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना है। भाषा वैज्ञानिक होनी आवश्यक है, तभी वह परिनिष्ठित बनती है और पूरे क्षेत्र, पूरे देश में विचार विनिमय का साधन बन जाती है। अगर वह वैज्ञानिक और परिनिष्ठित नहीं बनी तो एक विशिष्ट क्षेत्र के भीतर ही ये बनती है और कालांतर से वह लुप्त हो जाती है। भाषा के इस सीमित अर्थ में निहित कुछ प्रवृत्तियों का परिचय प्राप्त होना आवश्यक है। भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा उच्चारण अवयवों से निकले ध्वनि प्रतीकों का समूह है। भाषा के स्वार्थक ध्वनि प्रतीक होते हैं। भाषा के ध्वनि प्रतीक विश्लेषण योग्य होते हैं। इन ध्वनि प्रतीकों का रूप यादृच्छिक होता है। भाषा का प्रयोग समाज का एक वर्ग विशेष करता है। इन प्रवृत्तियों के कारण भाषा के अर्थ में अतिव्याप्ति नहीं हो पाती। भाषा के वैज्ञानिक अथवा भाषा वैज्ञानिक अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने इसी व्यापक और सीमित अर्थ को लक्ष्य करते हुए अपनी अपनी परिभाषाओं को प्रस्तुत किया है, जिसमें कामता प्रसाद गुरु है, सुनीति कुमार चटर्जी है, भोलानाथ तिवारी है, सोक्रेटिस है, सुकरात जिन्हें कहा जाता है, प्लेटो है, वेंद्रिय है, आदि विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाओं को प्रस्तुत किया है। इन भारतीय और पाश्चात्य परिभाषाओं का विवेचन अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।